नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस लेक्चर सीरीज में जैसा कि आप जानते हैं, अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था को एक सरकारी बजट के दृष्टिकोण से देखना शुरू कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को हमने पहले कुछ अन्य एंगल से पढ़ने की कोशिश करी थी और अब जो है इस वाली लेक्चर सीरीज में हम क्या शुरुआत कर रहे हैं कि जो राजकोषीय बजट है या फिर सरकारी बजट है, वहां से हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ना शुरू किया है। ऐसा हमने इसलिए किया कि आप में से जो लोग मान लीजिए बिगिनर्स हैं, जिन्होंने मेरे पहले वाले लेक्चर्स नहीं भी देखे हैं, वो भी इन लेक्चर्स को देख पाएं। तो ये इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। याद रखिएगा, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आग्रह आपसे ये करूंगा कि आप पहला लेक्चर देखकर उसके बाद ही दूसरा लेक्चर देखें। देखिए, ये जो सीरीज है ये चूंकि मैं एक विषय को पढ़ाने जा रहा हूं, तो विषय को पढ़ाने में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो है उसकी कंटिन्यूटी कायम रखें। कंटिन्यूटी से मेरा मतलब यह है कि अगर आप पहला लेक्चर, आप दूसरा लेक्चर आप तभी देखें जब आपने पहला देखा हो, क्योंकि आमतौर पे पहले लेक्चर में मैं जो बोलूंगा दूसरा लेक्चर काफी हद तक उस पर आधारित हो सकता है, तीसरा दूसरे पर आधारित हो सकता है। तो ऐसी एक सीरीज आपको देखने को मिल सकती है। तो आपकी समझ जो है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर तब हो पाएगी अगर आप इन लेक्चर्स को सीरीज में देखें, इनको आप एक क्रम में देखें। ठीक है, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। तो अगर आपने पहला नहीं देखा है तो आप अभी देख लीजिए, लेकिन फिर पहला लेक्चर भी जरूर देख लीजिएगा ताकि आपकी कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे। चलिए, तो आज हम बात कर रहे थे, या पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे सरकारी बजट की। मैंने आपको सरकारी बजट क्या होता है, बजट की महत्ता क्या है, और इसके अलावा बजट को प्रस्तुत करने की, किसी भी संसद में, सदन में बजट को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी दी, उससे आपको अवगत कराया। ठीक है, चलिए, तो अब जो है बजट से जुड़ी जिस चीज के बारे में हम बात करने जा रहे थे, जो जहां से हमने कहा था कि हम अगली क्लास में बात करेंगे, वो है वोट ऑन अकाउंट। अब ये वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? देखिए, आमतौर पर क्या होता था, जैसा आपको मैंने पहले बताया, जैसे खास तौर पे 2017 के पहले तक, 2017 के पहले तक क्या होता था, बजट की प्रस्तुति 2017 तक के पहले, 2016 तक हम कह सकते हैं, बजट की प्रस्तुति कब होती थी? बजट की प्रस्तुति होती थी मान लीजिए 28 फरवरी को। यानी कि एक तरह से फरवरी पूरा चला गया, एक तरह से मार्च ही मान लीजिए कि मार्च की शुरुआत में बजट की प्रस्तुति होती थी। और भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? भारत का, अगर मैं आपको बताऊं वित्तीय वर्ष कब होता है, भारत का वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बात सही है कि नहीं है? ये तो हमको पता है, भारत का फाइनेंशियल ईयर ये होता है। तो जब 28 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता था, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में, जिस वित्तीय वर्ष में आप वो बजट प्रस्तुत कर रहे हो, उस वित्तीय वर्ष का केवल 1 महीना बचा होता था। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, अगर इस वर्ष की बात करें, हालांकि अब 28 फरवरी को प्रस्तुत नहीं होता, उसका कारण भी यही है, आपको बताऊंगा, लेकिन मान लीजिए एक बार के लिए अगर हम अज्यूम कर लें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 28 फरवरी 2025 को, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि अगर उन्होंने 28 फरवरी 2025 को बजट प्रस्तुत किया, तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया? ये 2024-25 चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्योंकि ये 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में पड़ रहा है, तो ये 2024-25 का वित्तीय वर्ष चल रहा है। और ये जो बजट प्रस्तुत किया, ये उन्होंने प्रस्तुत किया आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, 2025-2026 के लिए। यानी कि ये कब से शुरू हो जाएगा? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 का उनका प्लान है। जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है वो अब से अब तक के लिए चालू है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो बजट जो शुरू होगा वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने प्रस्तुत ही 28 फरवरी को किया है। यानी कि आपको कल जो मैंने दुनिया भर के स्टेप गिनाए, क्या क्या स्टेप होते हैं, पहले वो प्रस्तुतिकरण होगा, फिर उस पर सामान्य चर्चा होगी, फिर उस पर विभागीय समितियां चर्चा करेंगी, फिर विभागीय समितियां अपनी रिपोर्ट देंगी, फिर अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी, उस पर वोटिंग होगी, कट मोशंस आएंगे।
ये सारा काम एक महीने में हो जाएगा क्या? उसके बाद आपका विनियोग विधेयक पारित होगा, वित्त विधेयक पारित होगा, ये सारा काम एक महीने में हो जाएगा आपको लगता है? क्लियरली नहीं हो पाएगा। ये पूरा का पूरा काम जो है ये कम से कम 2-2.5-3 महीने लेता ही लेता है। मतलब आप, क्योंकि यार देखो ना, स्टैंडिंग कमेटी को अगर आपने कहा कि आप बजट का अध्ययन करो, यार स्टैंडिंग कमेटी को बजट का अध्ययन करने के लिए कुछ तो टाइम दोगे आप। स्टैंडिंग कमेटी का जो अध्ययन होता है वो कोई छोटा मोटा अध्ययन थोड़ा ना है। देश का एक पूरा मंत्रालय है, एक पूरा विभाग है जिसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी गतिविधियां हैं। भाई उनकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, कौन सी योजना पर उनको काम करना चाहिए, कौन सी पर काम नहीं करना चाहिए, कौन सी योजना को उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए, कौन सी को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, ये सारी चर्चाएं, ये सारी चीजें अगर आप डिस्कस करोगे तो ये सब एक महीने में हो जाएगा। और ये मतलब एक महीने में नहीं, एक महीना तो कुल टाइम है, एक महीना तो कुल टाइम है। इस बीच में आपको सदन में सामान्य चर्चा भी करनी है। आपने देखा होगा विपक्ष के नेता अपने भाषण देते हैं, सत्ता पक्ष के नेता अपने भाषण देते हैं। ये सारी सदन में सामान्य चर्चाएं जो हैं, ये सब वोटिंग, कोई कट मोशन आए तो उस पर चर्चा, उस पर वोटिंग, ये सब कुछ एक महीने के अंदर हो जाएगा। क्लियरली नहीं हो सकता, ये बात हम जानते हैं, क्लियरली एक महीने के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो सवाल यह आता है कि एक संवैधानिक संकट खड़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल का बजट वो कब तक वैलिड है? वो तो 31 मार्च तक वैलिड है। बात समझ रहे हैं? तो आप सोचिए कि जब 1 अप्रैल 2025 आएगा, जब 1 अप्रैल 2025 आएगा तो क्या हो जाएगा? पिछले साल का बजट तो खत्म हो गया। पिछले साल का बजट तो आपने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के लिए दिया था, वो तो खत्म हो गया, उसकी तो अवधि खत्म हो गई और नया बजट अभी पास हुआ नहीं है। और मैंने आपको क्या बताया, जब तक संसद पास ना करे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। आर्थिक मामलों में संसद के पास बहुत शक्ति है। सरकार जो है वो संसद की अनुमति के बिना बहुत सारे काम कर नहीं सकती, ये बात क्लियर है। तो सवाल यह आता है 1 अप्रैल 2025 के दिन अगर आप पहुंचे तो भैया पिछला बजट तो हो गया खत्म, पिछला बजट तो 31 मार्च तक वैलिड था, नया बजट पास नहीं हुआ। तो यानी कि, और अभी तो हमको पता है ना 28 फरवरी मतलब मार्च है पूरा, एक तरह से मार्च से शुरू हुआ है, तो अभी तो मार्च निकला है। यह संभव है कि पूरा अप्रैल ऐसा ही निकलेगा, अभी पूरे अप्रैल में भी बजट पास नहीं होने वाला, यह भी आपको लगता है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आप यूपीएससी 2026-2027 की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अब आपको मिलता है मात्र 19,999 रुपए से। साथ ही 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल सकता है, बट दिस ऑफर एंड्स टुडे। 31 मई से 2026 के लिए जीएस बैचेस भी शुरू होने जा रहे हैं। आरंभ बैच जो बाइलिंगुअल बैच है, प्रारंभ बैच जो कंप्लीटली हिंदी माध्यम के लिए है, और फाउंडेशन बैच जो एक इंग्लिश बैच है विच इज एन ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम फॉर 2026। याद रखिएगा ये सारे ही बैचेस 31 मई से शुरू होने वाले हैं। अनअकैडमी मेंस प्रोग्राम के कुछ बेनिफिट्स आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ तो वो भी अवेलेबल है। GS 1, 2, 3, 4 ऐसे सारे ही पेपर्स यू कैन प्रिपेयर विद अनअकैडमी मेंस एनरिचमेंट में, यानी सब कुछ एक ही थाली में आपको मिल जाएगा फॉर 5,999 रुपीज ओनली। और अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पेपर की तैयारी करें जैसे GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 या सिर्फ एसे, तो वो भी अवेलेबल है फॉर 1,999 रुपीज ओनली। पर याद रखिए अगर आप प्लस या आइकॉनिक लर्नर है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता है, आपके सब्सक्रिप्शन में ही ये शामिल है। ऑप्शनल की तैयारी भी आप कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ मात्र 8,499 रुपए से। ये सारे बैचेस जो अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर 12 जून से शुरू होने जा रहे हैं। तो ऐसे में अप्रैल में सरकार का खर्चा कैसे चलेगा? भाई सरकार को तो रोज खर्चा करना है ना, सरकार को अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देनी है, सरकार को जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं जिसके तहत सरकार मान लो मुफ्त राशन दे रही है, लोगों को सुविधाएं दे रही है, सब्सिडी दे रही है, मेडिकल सुविधा दे रही है, बीमा दे रही है, लोगों को दवाएं दे रही है, सरकार तो तमाम तरह की चीजें कर रही है। सरकार ये तो नहीं कह सकती ना कि हाँ सॉरी, हाँ देखो अभी हम बजट खत्म हो गया हमारा, अभी अगला बजट पास नहीं हुआ है तो 1 महीने अब हम किसी को कुछ नहीं देंगे, 1 महीने किसी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलेगी, 1 महीने के लिए कोई हमारी जो जन कल्याणकारी नीति है वो काम करेगी नहीं, तो 1 महीने हम चुप बैठ जाते हैं, 1 महीने सरकार कुछ नहीं करेगी। क्या सरकार के पास ये विकल्प है? क्या सरकारी कामकाज में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ऐसा कर पाए? ऐसा आप नहीं कर सकते, है ना। आपने अमेरिका में भी सुना होगा, अमेरिका में भी अक्सर होता है। अमेरिका में इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम गवर्नमेंट फ्रीज बोलते हैं। अमेरिका में इसी चीज को आप क्या कहते हो?
अमेरिका में इसी चीज को हम गवर्नमेंट फ्रीज कहते हैं। आप हर साल न्यूज में एक बार आता है कि गवर्नमेंट फ्रीज होने वाली है। गवर्नमेंट फ्रीज का मतलब यही होता है कि जो बजट होता है वो समय पर पास नहीं हो पाता। हालांकि अमेरिका की व्यवस्था थोड़ी अलग है, वहां पर क्योंकि सरकार जो होती है, राष्ट्रपति जो होता है, उसके पास सदन में बहुमत होना जरूरी नहीं होता, इसलिए वहां पर तो मैन्यूवरिंग होती है, आप मनाते हो लोगों को, उसके बाद ही पास होता है। वहां पे टाइमलाइन का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप समय पे सदस्यों को मना नहीं पाते कि वो आपके बजट से सहमत हो जाए। तो खैर, अमेरिका में भी इस तरह की चीजें सामान्य तौर पे होती हैं। गवर्नमेंट फ्रीज हो जाएगा तो फिर भैया सरकार के पास पैसा ही नहीं बचेगा काम करने के लिए, और सरकार के लिए तो पैसा बहुत आवश्यक है यार, बिना पैसे के सरकार कैसे काम करेगी, ये बात क्लियर है। तो ऐसे में क्या होता है, तो सवाल फिर से हम भारत पे आते हैं। सवाल फिर वही आता है कि अप्रैल के महीने में सरकार का खर्चा कैसे चलेगा, या मान लो पास होते होते 15 मई हो गया, 15 मई तक सरकार का खर्चा कैसे चलेगा, सवाल ये हो गया कि नहीं हो गया। तो सरकार क्या करती है, सरकार इसके लिए वोट ऑन अकाउंट जो है उसको पारित कराती है। उसके लिए सरकार क्या करती है, वोट ऑन अकाउंट पारित कराती है। वोट ऑन अकाउंट को हम क्या कहते हैं, लेखानुदान। लेखानुदान का मतलब यह होता है, वोट ऑन अकाउंट का मतलब जो है, लेखानुदान का मतलब यह होता है कि मान लीजिए सरकार अगले 1-1.5 महीने के खर्चे जो हैं सदन से ऐसे ही पारित करा लेती है, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रो रेटा बेसिस, आनुपातिक आधार पर। आपको समझा दूंगा, इसकी आप चिंता मत कीजिएगा। प्रो रेटा बेसिस पर यानी कि आनुपातिक आधार पर सरकार क्या करती है, अगले 1-2 माह का बजट पास करा लेती है। और देखो यार, देखो पता तो संसद को भी होता है कि बजट का पास होना एक औपचारिकता मात्र है ना, पता तो संसद को भी है। संसद को भी पता है कि नहीं पता, आपको मैंने बताया कि नहीं बताया। भारत में यार कहने को एक संसद का नियंत्रण है बजट की प्रक्रिया पर, लेकिन हमको पता है ना यार कि सरकार के पास बहुमत है। ऐसा थोड़ा ना कि हमको पता नहीं है या फिर सरकार के पास बहुमत नहीं है, अरे बजट पास ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, या कभी हुआ है आज तक, कभी नहीं हुआ ना। उसका रीजन यही है सीधा सीधा कि अरे सरकार के पास बहुमत है, सरकार के पास बहुमत है तो वो तो बजट पास करा ही लेगी, इसमें तो कोई संदेह वाली बात है ही नहीं। माफ कीजिएगा। तो सरकार के पास तो बहुमत है, वो बजट तो पास करा ही लेगी, ये बात तो क्लियर है। तो सरकार बजट पास करा लेगी, ये बात हम जानते हैं। तो ऐसे में क्या है, 1-2 महीने का बजट सरकार पास करा लेती है। आनुपातिक आधार का मतलब क्या है, आनुपातिक आधार का मतलब यह है कि इसमें कैसे होता है, मान लो किसी विभाग के लिए फॉर एग्जांपल सरकार ने पूरे वर्ष के लिए 1200 करोड़ का व्यय रखा है किसी योजना पे, पूरे वर्ष के लिए सरकार ने अगर 1200 करोड़ का खर्च रखा है, तो अगर सरकार 2 महीने का वोट ऑन अकाउंट पास करा रही है तो उसी अनुपात में आप फंड एलोकेट करते हो, उसी अनुपात में आप वित्त का आवंटन कर देते हो। तो मान लो 2 माह के लिए आप वोट ऑन अकाउंट पास करा रहे हो, तो 2 माह के लिए कितना हो जाएगा, 200 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो अभी के लिए सरकार क्या कहती है, कहती है भैया आप 200 करोड़ रुपए, एक छोटा सा उस बजट का एक हिस्सा आप अगले 1-2 महीने के लिए पास कर दीजिए, ताकि हमारी सरकार चलती रहे, ताकि हमारी सरकार के रोजमर्रा के जो कामकाज हैं उनमें किसी तरह की रुकावट ना आने पाए। यह बोलकर सरकार इस बजट को पारित करा लेती है। इसको हम वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, इसको लेखानुदान कहते हैं। अब देखिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि लेखानुदान एक फालतू की प्रक्रिया है, एक जरूरी गैर जरूरी प्रक्रिया है? यही बात सरकार को लगी। सरकार को लगा यार, चूंकि हम बजट की प्रस्तुति बहुत लेट करते हैं, उसके लिए हमको जबरदस्ती इतना लंबा चौड़ा एक लेखानुदान कराना पड़ता है। और देखा जाए तो गलत भी है ना यार, मतलब लेखानुदान तो बिना किसी चर्चा के सदन आंख बंद करके पास कर देती है। तो संसदीय कंट्रोल जो है उसके भी खिलाफ आता है कि नहीं आता, ये कि संसद को उसको पास करना ही होता है, इस पे कोई खास चर्चा वर्चा तो होती नहीं है। तो एक तरह से जो संसदीय कंट्रोल की हमारी नीति है कि संसद जो है एक अच्छा नियंत्रण रखेगी, एक कठोर नियंत्रण रखने की कोशिश करेगी देश की नीतियों पर, उसके भी खिलाफ जाता है। ये जो हमारा विचार है कि संसदीय नियंत्रण होगा, उसके भी ये खिलाफ जाती है कि नहीं जाती पूरी बात। तो सरकार यहां पर क्या करती है, तो इसीलिए 2017 में आप देखेंगे नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया, इस बजट को जो 28 फरवरी को हुआ करता था, फरवरी के आखिरी दिन हुआ करता था, इसको बदल के उन्होंने 1 फरवरी कर दिया।
उन्होंने कहा कि यार हम बजट ही 1 महीना पहले प्रस्तुत कर देंगे, क्या दिक्कत है? मतलब इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है और 15 दिन पहले कर देना चाहिए बजट जो है वो, आप और जनवरी मिड में कर दीजिए और बेहतर है। मतलब कोई बुराई थोड़ा ना है, संसद को और समय दीजिए चर्चा करने के लिए। तो सरकार जो है अब 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करती है, 1 फरवरी को बजट आता है तो आपके पास पूरा फरवरी बचा हुआ है और पूरा मार्च बचा हुआ है। अब आपको 2 महीने का समय मिलता है और आमतौर पे 2 महीने का समय जो होता है वो बजट पे चर्चा करना, बजट पे डेलिब्रेशन करना, बजट पे विचार विमर्श करना और उसको पारित कर देने के लिए आमतौर पर काफी माना जा सकता है। तो लेखानुदान अब भी कई बार आपको लाना पड़ता है क्योंकि 2 महीने में नहीं हो पाता, लेकिन तब भी लेखानुदान की अनिवार्यता कम हो गई है। अब आप ये मान सकते हैं कि लेखानुदान के बिना काम चल जाएगा, लेखानुदान जो है वो उतना आवश्यक नहीं रहेगा, जो आपका वोट ऑन अकाउंट है उसकी उतनी जरूरत आपको अब नहीं पड़ेगी, ये आप मानकर चल सकते हैं। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखिएगा, लेखानुदान। अब जो है जो आपका इसमें लेखानुदान से जुड़ी हुई ही लगभग एक और चीज होती है, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? अब एक माफ कीजिएगा, हाँ जी, जैसा मैंने आपको बताया कि कई बार सरकारें क्या करती हैं, अब जैसे इलेक्शन का साल है तो इलेक्शन के साल में सरकार के पास 2 विकल्प होते हैं, हालांकि दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, एक छोटी सी टेक्निकलिटी है केवल। इलेक्शन के साल में भारत में जो चुनावी वर्ष होता है, चुनावी वर्ष में अब जैसे भारत में मान लीजिए मई में चुनाव होने वाला है, तो सरकारें या तो लेखानुदान पास करा सकती हैं कि लेखानुदान मतलब आप ये कर दीजिए कि हमें केवल अगले 2-3 महीने का ही आप जो है बस वित्त आवंटन कर दीजिए, नई सरकार करेगी। लेकिन चुनावी वर्ष में इससे ज्यादा, तो लेखानुदान एक विकल्प है जिसको सरकार पारित करा सकती है, यह एक विकल्प है, ठीक है। दूसरा विकल्प जो होता है वो होता है अंतरिम बजट का, जो कि एक ज्यादा उपयोग करी जाने वाली चीज मानी जाती है। अंतरिम बजट क्या होता है? अंतरिम बजट जो होता है ये कंप्लीट बजट होता है। अंतरिम बजट कोई 1-2 महीने का नहीं है, अंतरिम बजट पूरे साल का होता है। तो अंतरिम बजट जो है इसकी क्या प्रक्रिया है, इसको आप क्या कहते हो? यार देखो, मतलब संविधान कोई बजट या अंतरिम बजट में फर्क नहीं करता, ये याद रखिएगा। आजकल यूपीएससी इस तरह के सवाल बहुत पूछती है कि संविधान में अंतरिम बजट जो है, संविधान ऐसे, और यूपीएससी क्या करती है, कंफ्यूज करने के लिए पूछती है कि भारत में अंतरिम बजट की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 112 में मेंशन्ड है, में ऐसा दिया गया है। तो याद रखिएगा, बजट की मेंशन है, अंतरिम बजट की कुछ मेंशन नहीं है संविधान में। संविधान केवल बजट की बात करता है। भाई जो सरकार, संविधान ये कहता है जो सरकार सत्ता में है वो जो बजट ला रही है वो बजट है। संविधान जो है फिर उसमें कोई ये भेदभाव नहीं करता कि ये वोट ऑन अकाउंट है या फिर ये अंतरिम बजट है। संविधान ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता। सरकारें आमतौर पर राजनीतिक मैनेजमेंट के लिए इस तरह की, या फिर वित्तीय मैनेजमेंट के लिए इस तरह के नियम बनाती हैं। अब देखो, इलेक्शन ईयर में अलग क्या होता है। अब जैसे मान लो भारत में मई जून के महीने में चुनाव था 2024 में, तो नरेंद्र मोदी सरकार जब मान लो 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत कर रही थी, तो उनका बजट कब से लागू होगा? 1 अप्रैल से। अप्रैल, मई में चुनाव ही है, जून में भारत में नई सरकार आ जानी थी, ठीक है। तो एक तरह से यह माना जाता है कि आपको बजट बनाना तो है, क्योंकि आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, आप बजट से बच नहीं सकते, बजट तो बनाना आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। आर्टिकल 112 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति ये कहता है, राष्ट्रपति की यह जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रपति को कि वो सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा जो है वो सदन के पटल पे रखवाएगा। यह जिम्मेदारी किसे दी गई है? ये भारत के राष्ट्रपति को दी गई है, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति को जिम्मेदारी दी गई है तो वो बजट तो आएगा ही आएगा, ये तो संवैधानिक जिम्मेदारी है। सरकार ये नहीं कह सकती अब तो हमारे 2 महीने बचे हैं, सॉरी हम बजट नहीं ला रहे, हम क्यों मेहनत करें इतनी, ये सरकार नहीं कह सकती, उन्हें करना ही पड़ेगा, बजट तो लाना पड़ेगा। तो सरकार आमतौर पे क्या करती है? सरकार एक अंतरिम बजट करती है। देखिए, मतलब ऐसे में यह माना जाता है कि आप अगर एक पूर्ण बजट लाएंगे तो यह अनुचित है। मतलब ये गलत बात है ना यार, कि आपने पूरे साल का बजट बना के प्रस्तुत कर दिया, आपके पास तो खाली 2 महीने बचे थे। कायदे में इस वर्ष का ज्यादातर हिस्सा तो अब नई सरकार राज करने वाली है, नई सरकार शासन करने वाली है कि नहीं करने वाली है, ये बात हम जानते हैं। तो अगर नई सरकार शासन करने वाली है
तो निश्चित तौर पे बजट को बनाने, देश के लिए योजनाएं बनाने का जो अवसर है वो नई सरकार को मिलना चाहिए, पुरानी सरकार की बजाय। आप अब जा रहे हैं 1-2 महीने में, तो आप क्यों कर रहे हो ये काम? तो सरकारें क्या करती हैं, एक अंतरिम बजट बना देती हैं। अंतरिम बजट क्या होता है? बस एकदम सामान्य सा जो आय व्यय का लेखा जोखा है। अंतरिम बजट क्या होता है? बहुत ही सामान्य सा आय व्यय का लेखा जोखा है। इसमें कोई भी बड़ी घोषणा नहीं करी जाती। अंतरिम बजट का मतलब यह है कि इसमें आमतौर पर कोई भी बड़ी घोषणा जो है वो नहीं की जाएगी, कि कोई भी ऐसी बड़ी लोक लुभावन योजना, कोई भी इस तरह की योजना जिससे लोग बहुत प्रभावित हों, लोग सरकार के पक्ष में वोट देना चाहें, कायदे में ऐसा आप नहीं करते। या फिर कोई भी ऐसी योजना जिससे देश की नीतियों में बड़ा परिवर्तन हो रहा हो, है ना भाई। आप अब जाने वाले हो, 1-2 महीने की बात है, तो आप देश में बड़ा नीतिगत बदलाव मत लाओ। अभी नई सरकार के ऊपर ये काम छोड़िए, है ना। आप ये करें कि जो कंटिन्यूटी है, कि भाई जिस तरह से देश चलता है, देश को चलाने के लिए आपको इतना पैसा चाहिए, इतना खर्चा चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का आप निर्वहन करें, ये ठीक है। लेकिन आप जो है कोई बहुत ज्यादा इस प्रकार की बड़ी बड़ी बिग बैंग घोषणाएं ना करें कि हम एक नया टैक्स ला रहे हैं, नया जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर बदल दे रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट पूरा बदल देंगे। ये सब आप ना करें। जब आपके कार्यकाल के 2 महीने 2.5 महीने बचे हैं, तो बेहतर ये है कि आप ये सारे काम, बड़े सुधार, बड़े बदलाव जो हैं, ये करने का अवसर आप नई सरकार को दें। आप अपने पास ये अवसर ना रखें। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका अंतरिम बजट कहलाता है। ये अंतरिम बजट को पास करने की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है। देखिए, लेखानुदान को संसद सीधे अप्रूव कर देती है बिना ज्यादा चर्चा के, लेकिन अंतरिम बजट के पास होने की प्रक्रिया सामान्य बजट जैसी ही है। इसको याद रखिएगा, इसके पास होने की प्रक्रिया सामान्य बजट जैसी ही है। अंतरिम बजट अगर आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये कैसे पास होगा? जैसे सामान्य बजट पास होता है, कभी भी सामान्य बजट रखा जाता है, वो पास होता है। तो इसके पास होने की प्रक्रिया वैसी ही है जैसा आपका एक हाँ जी, जैसा आपका ये सामान्य बजट होता है वैसी ही प्रक्रिया है। वो सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं, वो सारी चीजें आप करते हैं। ये बात आपका क्लियर है, ठीक है। तो अब इसमें, और ये पूरे वर्ष के लिए वैध होता है। अंतरिम बजट जो है, इसमें ऐसा नहीं है कि 2 महीने के लिए या 2.5 महीने के लिए। लेखानुदान 1-2 महीने के लिए होता है, लेकिन अंतरिम बजट जो है, और ये पूरे वर्ष के लिए वैध है। बजट ही है ये, जैसा आपको मैंने बताया कि संविधान के अनुसार ये बजट ही है। बस इसमें क्या है, सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं वगैरह घोषित करने से बचती है। सरकार खुद ही कह देती है, मतलब अगर देखिए, प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में ऐसा कुछ नहीं है। सरकार इसको बजट की तरह ही प्रस्तुत करती है। इसकी देश भर में मान्यता भी बजट जैसी ही होती है। ऐसा नहीं है कि अंतरिम बजट है तो कम माना जाएगा या उस पर कम उसकी इज्जत की जाएगी। ये पूरे वर्ष के लिए ही वैध है। सरकार पूरे वर्ष के लिए ही योजना बनाती है, बस सिंपल सामान्य योजना बनाती है। कोई बहुत बड़ी बिग बैंग घोषणाएं जो होती हैं, बिग बैंग मान लीजिए कुछ आपको बहुत बड़े सुधार करने हैं, इस तरह की चीजें करनी है, तो उनसे सरकार बचती है। वो चीजें यहां पर नहीं की जाती। तो अंतरिम बजट में बस इतना सा होता है कि आप इसको पूरे वर्ष के लिए वैध करते हैं। तो अब क्या होता है, जब इलेक्शन हो जाता है, भाई मान लीजिए सरकार ने क्या किया, अंतरिम बजट प्रस्तुत कर दिया। पूरे साल के लिए वो बजट है, लेकिन सामान्य सिंपल सा बजट है। उसमें क्या है कि भाई हम ये, हमारी योजनाएं चल रही हैं, यही चलती रहेंगी, ये खर्चे होंगे, ये आय होगी, बस इतना सा बजट होता है। वो सिंपल सा होता है। अंतरिम बजट की आप स्पीच भी देखेंगे तो आपको छोटी सी मिलेगी, ठीक है। फिर क्या होता है, जब नई सरकार आती है, अगर लेखानुदान आया है तब तो नई सरकार को बजट प्रस्तुत करना ही पड़ता है, क्योंकि लेखानुदान तो एक्सपायर हो रहा होता है। लेकिन अगर अंतरिम बजट भी है, जो कि सामान्य प्रक्रिया है, तो सरकार क्या करती है, एक संशोधित बजट प्रस्तुत करती है, जिसमें फिर सरकार, अब क्योंकि नई सरकार है, तो नई सरकार जो है ये संशोधित बजट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पूर्ण बजट। ये क्या है भाई, ये हमारा इस वर्ष का कंप्लीट बजट है। जैसे आपको याद होगा 2024 की अगर हम बात करें, तो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने क्या प्रस्तुत किया, उन्होंने अंतरिम बजट प्रस्तुत किया, जो कि एक सामान्य सा सिंपल सा बजट था। और अंतरिम बजट का उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया कि भाई ये हमारा अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट खत्म हो गया। अब जो है नई, अब 2024 में इलेक्शन हुआ, मई जून में इलेक्शन हुआ था।
उनकी ही सरकार वापस आ गई, मोदी साहब ही वापस प्रधानमंत्री बन गए, निर्मला सीतारमण जी ही दोबारा वित्त मंत्री बन गई, ये बात हमको पता है। तो मेरे ख्याल से जुलाई के महीने में, जुलाई में फिर जून के एंड में सरकार बन जाती है, जून में। तो जुलाई आते आते फिर निर्मला सीतारमण जी ने देश का पूर्ण बजट प्रस्तुत किया, यानी कि जो अंतरिम बजट था फिर उसमें संशोधन किए गए, उसमें बदलाव किए गए। अब चूंकि नई सरकार थी, इसके पास पूरा मैंडेट था, इसके पास एक पूरा जो हम कह सकते हैं देश को चलाने की अनुमति थी, इसके पास एक मतलब ये चुनाव जीत कर आई थी, तो इनके पास पूरी अनुमति थी कि भाई ये जिस तरह का बजट चाहे बनाए, उसमें अब कोई रोक टोक नहीं थी। तो निर्मला सीतारमण जी ने फिर एक कंप्लीट बजट जो है उसकी प्रस्तुतिकरण की। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा कि ये क्या, ये इसमें दोनों में फर्क क्या होता है, ये सब क्या चीजें होती हैं, इसको याद रखिएगा। बहुत ही सरल सी चीज है, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, ठीक है जी। चलिए, भारत के संविधान में अगर हम भारत के खजाने की बात करें तो भारत के संविधान में 3 चीजें हैं, ये आपको पॉलिटी में पढ़ाई जाएंगी, लेकिन तब भी यहां पर मैं ब्रीफली पढ़ा देता हूं। कई बार क्या होता है, ये कुछ चीजें जो दोनों विषयों के बीच में अटकी रह जाती हैं, इनमें कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि पॉलिटी वाला टीचर कहता है इकोनॉमिक्स वाला पढ़ा देगा, इकोनॉमिक्स वाला कहता है पॉलिटी वाला पढ़ा देगा। फिर आपको दोनों चीजें कई बार मैं पढ़ाऊंगा तो आपके साथ वो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तब भी मैं जहां पे मैं दोनों जगह पढ़ा दूंगा, यहां भी पढ़ा रहा हूं वहां भी पढ़ा दूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। तो भारत के संविधान में बजट से जुड़े हुए, भारत का जो एक राजकोष है, राजकोष से जुड़े हुए कुछ एक आर्टिकल्स हैं। जैसे एक भारत में अनुच्छेद 266 है, अनुच्छेद 266 जो है ये भारत में 2 कोषों के बारे में बात करता है। तो भाई ये क्या कहता है कि आपको जो है ये सबसे पहले भारत की समेकित निधि की घोषणा करता है, भारत की समेकित निधि, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है भाई, देखो भारत सरकार जो भी ऋण लगाती है, मान लीजिए भारत सरकार आप पर तमाम तरह के ऋण लगाती है ना, आप पर जो है आयकर लगाती है, कंपनियों पर टैक्स लगाती है, तो जो भी सरकार टैक्स लेती है, जो भी ऋण प्राप्त करती है, ये सारी चीजें जो हैं ये सारे के सारे भारत की समेकित निधि में जाते हैं, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। ये सब चीज जो है ये एक तरह से भारत का मुख्य खजाना जो है वो भारत की समेकित निधि है, इसको याद रखिए। इससे विड्रॉल के लिए, इससे पैसा निकालने के लिए संसदीय अनुमोदन आवश्यक है, इससे पैसा निकालने के लिए संसदीय अनुमोदन अनिवार्य है। यानी कि इसका मालिक कौन, किसको बनाया गया है, इसका मालिक भारत की संसद को बनाया गया है। भाई इस पर मालिकाना हक किसका है, भारत की संसद का है। अगर आपको इस फंड से पैसा निकालना है तो आप बिना भारत की संसद की इजाजत के, बिना भारत की संसद की अनुमति के आप ये नहीं निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं दे आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कुछ खर्चे इस पर, जिसको हम कहते हैं कुछ खर्चे, जिनको हम क्या कहते हैं, इस पर चार्ज किए जाते हैं, कुछ खर्चे इस पर चार्ज्ड होते हैं। चार्ज्ड यानी कि जिसको हिंदी में भारित कहा जाता है। तो जिनके बारे में संविधान ऐसा वर्णन करता है या कानूनन ऐसा वर्णन किया गया है कि भाई ये खर्चा जो है इट विल बी चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उस खर्चे के लिए आपको संसदीय अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसका क्लासिक एग्जांपल है न्यायाधीशों का वेतन। जो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, उनका वेतन जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज्ड है। यानी कि संसद वोट देकर इनके वेतन की निकासी को रोक नहीं सकती। संसद कल को ऐसा नहीं कर सकती कि यार हम एक काम करते हैं, वोट दे देते हैं और जजों की सैलरी रोक लेते हैं। यह काम संसद नहीं कर सकती। उसका कारण यह है कि यार न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो पैरामाउंट है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको भारत के संविधान में बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है, उसको भारत के संविधान में बहुत ज्यादा महत्ता दी गई है। तो इसीलिए ऐसी किसी गतिविधि को रोकने के लिए यह एक प्रक्रिया बनाई गई है।
दूसरी निधि जिसके बारे में यह आर्टिकल बात करता है वो है भारत का लोक लेखा। यानी कि आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। माफ कीजिएगा। तो दूसरी निधि जिसके बारे में बात करता है वो है भारत की लोक लेखा। तो इसमें क्या है, इसमें जो लोगों का पीएफ होता है, जो स्मॉल सेविंग्स होती है, डाक जमा, इसके माध्यम से जो बचत आती है, यानी कि लोगों का पीएफ हो गया, लघु बचत हो गई। पीएफ मतलब भविष्य निधि जो होती है आपकी, ठीक है, आपकी लघु बचत हो गई, आपका डाक जमा हो गया। इन सारी चीजों के तहत जो फंड इकट्ठा होता है, भारत सरकार क्या करती है, एक बैंकर की तरह उसका मैनेजमेंट करती है। ये जो पैसा होता है, भारत सरकार इसका प्रबंधन करती है एक बैंकर की तरह। एक बैंकर की तरह भारत सरकार इसका प्रबंधन करती है। अब इसमें क्या है, अब बैंकर के पास तो अनुमति होती है। अब आपका पैसा बैंक में गया मान लीजिए, तो बैंक उस पैसे का क्या कर रहा है, बैंक तय कर सकता है। आपके तरफ अकाउंटेबिलिटी है कि भाई आपको पैसा वापस करेगा जब आपको देना है, लेकिन बैंक उस पैसे को कहीं भी घुमा सकता है। यह काम बैंक के हाथ में है। बैंक इधर का पैसा उधर कर सकता है, उधर का इधर कर सकता है, यह अनुमति बैंक को होती है। तो संसदीय अनुमोदन के बिना सरकार आंतरिक रूप से इस पैसे को हस्तांतरित कर सकती है, यह याद रखिएगा। लोक लेखा में आपके कंसोलिडेटेड फंड में नहीं कर सकती ऐसा, लेकिन इसमें कर सकती है। इसमें क्या है, संसदीय अनुमति के बिना आप क्या कर सकते हो, आंतरिक हस्तांतरण कर सकते हो। आप किसी ना किसी तरह का इस पैसे का आंतरिक हस्तांतरण आप कर सकते हो, यह अनुमति आपको मिलती है। हां, लेकिन अगर आपको इसके अंदर एक नया कोष बनाना है तो आपको उसके लिए संसद की अनुमति होगी, ठीक है। तो आपको इसमें कोई नई चीज करनी है, इसमें कोई नया कोष ऐड करना है, तो इसमें आपको जो है संसदीय अनुमति आपको दी जाएगी। आर्टिकल 267 क्या करता है, अनुच्छेद 267 पे अगर हम जाएं तो वो क्या कहता है, हमारे यहां कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाता है। कंटिंजेंसी फंड मतलब भारतीय आकस्मिकता, ये शब्द मेरे को बड़ा मुश्किल लगता है हमेशा, आकस्मिकता, ठीक है। तो ये 267 क्या करता है, भारतीय आकस्मिकता निधि बनाता है। जिसको हम क्या कहते हैं, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी। अगर आप यूपीएससी 2026-2027 की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अब आपको मिलता है मात्र 19,999 रुपए से। साथ ही 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल सकता है, बट दिस ऑफर एंड्स टुडे। हाँ जी, भारतीय आकस्मिकता निधि क्या होती है, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है भाई। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया का मतलब यह है कि आप क्या करते हो इस पूरी प्रक्रिया में। यार देखो, आपके देश में अगर कोई आपदा आ जाए, एक बात बताओ, आपके देश में अगर कोई आपदा आ जाए, मान लो कहीं अर्थक्वेक आ गया या कहीं बाढ़ आ गई या कुछ इस तरह की चीज हो गई, तो आपको अब सरकार को खर्चा तो करना पड़ता है भाई। कहीं मान लीजिए बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, इस तरह की चीजें आ गई, तो सरकार को अब खर्चा तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो अब आपको लगता है कि सरकार जो है पहले संसद का सत्र बुलाएगी। भाई मान लीजिए कहीं पर आपका भूकंप आ गया, वहां पे लोग घिरे हुए हैं, सरकार को तुरंत बहुत सारा पैसा जारी करना है, तो सरकार क्या करेगी, पहले संसद का सत्र बुलाएगी कि आइए भाई संसद मिलते हैं। सांसद कहीं कहीं दूर दूर होंगे, अपने अपने क्षेत्रों में होंगे, वो सब आएंगे 2-4-5 दिन में। उसके बाद वो सब बैठेंगे, संसद का सत्र होगा, उस पर चर्चा होगी, पास होगा, उसके बाद सरकार फंड दे। क्या ये लॉजिकल है? नहीं है ना लॉजिकल। अरे भैया, कहीं आपदा आई तो पैसा तुरंत दो ना। आपदा में तो आपको फंड की आवश्यकता तुरंत पड़ती है ना। आपदा में अगर आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पैसा दोगे तो उस पैसे की यूटिलिटी क्या है, फिर कोई यूटिलिटी नहीं है। तो ये जो आपका कंटिंजेंसी फंड जो है, इसमें क्या है, ये भारत के राष्ट्रपति की तरफ से, यानी कि ये किसके डिस्पोजल पर रखा जाता है, ये आपका वित्त विभाग, ये जो आपका आर्थिक मामलों के विभाग में जो आपका वित्त सचिव होता है, ये भारत के एक तरह से राष्ट्रपति की तरफ से भारत सरकार का जो वित्त सचिव होता है उसके डिस्पोजल पे रखा जाता है। तो इसमें क्या है, वित्त सचिव की अनुमति से इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह आपातकाल के लिए होता है। जैसा आपको मैंने बताया, यह किसी प्रकार की मान लो आपदा,
किसी प्रकार का आपातकाल, आपातकाल से मेरा मतलब जो है राजनीतिक आपातकाल नहीं है जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, आपातकालीन स्थिति लिख देता हूं, वरना आपातकाल लिखता हूं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपातकालीन स्थिति के लिए होता है ये, कि आपके यहां कोई आपदा आई, आपातकालीन स्थिति आई, तो आपको तुरंत मदद पहुंचानी है, तो आपको तुरंत मदद पहुंचानी है, तो उस समय आप जाकर कोई ये कोशिश तो करोगे नहीं कि संसद से पास करा लिया जाए, उसका तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो आप क्या करोगे, भारत सरकार का जो वित्त सचिव होता है उसकी अनुमति के साथ, यानी कि एक तरह से सरकार की अनुमति के साथ सरकार अपनी इच्छा से इस पैसे को तुरंत उपयोग कर सकती है, लेकिन बाद में इसमें संसदीय अनुमति चाहिए होती है। इसमें क्या होता है, आपको बाद में संसदीय अनुमोदन लेना होता है, यानी कि संसदीय अनुमोदन यहां भी चाहिए, लेकिन आप क्या करते हो, भैया एक आपदा वाली चीज है और जो है इसको हम जो है क्या करेंगे, इसको आप जो है आप पहले खर्च कर दोगे, अनुमति बाद में लोगे, क्योंकि आपदा वाली स्थिति थी, आपदा वाली स्थिति में आप पहले अनुमति लेने की प्रक्रिया में नहीं जा सकते, यह बात एकदम क्लियर है ना। आप पहले अनुमति लोगे तो फिर आपदा का निपटारा कैसे करोगे, आपदा से आप निपटोगे कैसे, यह बात एकदम स्पष्ट है। तो इस कारण से आप यहां पर ये बहुत सरल सी सिंपल सी प्रक्रिया अपनाते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता था 2021 तक, इसमें क्या होता था, ये 500 करोड़ की होती थी, 2021 में ये 500 करोड़ रुपए तक की होती थी। अब यार एक तो आज की तारीख में ये कब से, हमेशा से बहुत समय से 500 करोड़ थी, तो यार 500 करोड़ की राशि वैसे भी इंप्रैक्टिकल है, एक लॉजिकली सोच के बताओ, आज की तारीख में कहीं भूकंप आए, कहीं कुछ आए, तो 500 करोड़ काफी है क्या, 500 करोड़ में तो कुछ भी नहीं होता यार, है ना। किसी राज्य स्तर की भी कोई आपदा आती है तो उसमें भी कई हजार करोड़ रुपए की राहत लगती है। तो इसीलिए क्या हुआ, बजट 2021 में ये 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ किया गया। कब किया गया ये, बजट 2021 में, जो 2021 का बजट आया था उसमें ये बढ़ाकर 30,000 करोड़ किया गया। यानी कि ये वाली जो निधि है इसमें क्या किया जाता है, आपको क्या करते हैं इसमें कि भाई आप इसमें जो है माफ कीजिएगा, इसमें आपने 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए, 30,000 करोड़ रुपए तक का फंड इसमें होता है, ठीक है। ये आपने इसमें किया, और इसमें क्या होता है, ये 30,000 करोड़ रुपए की अपर लिमिट है। जैसे मान लीजिए इस साल आपने क्या किया, इसमें 5,000 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए किसी आपदा के लिए, तो फिर इसकी पूर्ति कहां से की जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से की जाती है। तो अगर इसका आपका व्यय होता है, व्यय में पूर्ति जो होती है वो कहां से की जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से की जाती है, CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप इसकी पूर्ति करते हैं। मान लो आपने 5,000 करोड़ रुपए इसमें से खर्च कर दिए, तो अब जैसे ही संसद इसको अनुमोदित करेगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत की समेकित निधि से, वो 5,000 करोड़ रुपए आपके कंटिंजेंसी फंड में आपके जो है डाल दिए जाएंगे। ये बात क्लियर है, ठीक है सर। हाँ जी, तो ये आपका डाल दिया जाएगा, ठीक है साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सरल सी चीज है। चलिए अब एक, चलिए आपको जल्दी से एक हम जो है अब छोड़, पीएम केयर्स के बारे में जानना है क्या, चलिए कर लेते हैं बात। पीएम केयर्स नाम का एक फंड होता है जिसको लेकर थोड़ा विवाद किया गया था, पीएम केयर्स, इसको लेकर अभी भी थोड़ा विवाद चल रहा है, मुकदमे वगैरह चल रहे हैं। तो पीएम केयर्स क्या होता है, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन राहत कोष, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन राहत कोष, ठीक है जी। ये क्या था, ये कोविड के समय बनाया गया था, हम सभी जानते हैं कोविड-19 के समय ये क्या था, ये संसद द्वारा स्थापित नहीं था। इसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद भी जो है वो यही है कि भाई ये सरकारी है कि निजी है, तो ये जो है ये संसद द्वारा स्थापित नहीं है। पीएम केयर्स फंड जो है ये संसद द्वारा स्थापित नहीं है, और इसको जो है मतलब ये कोविड-19 के समय बनाया गया था। आपको याद होगा जब देश में कोविड-19 की आपदा आई थी तो उस समय यह बनाया गया था कि नागरिकों को इससे राहत मिल पाए। इसमें सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं गया,
सरकार का ये कहना है, भाई सरकार का ये है कि इसमें इसको कोई सरकारी मदद नहीं है, इसको कोई सरकारी मदद नहीं है, सरकार में कोई तरफ से इसमें कोई फंड नहीं गया, ये केवल लोगों के चंदे से चलता है। जो लोगों ने, जैसे कोविड के समय क्या हुआ, बहुत लोगों ने भाई डोनेशन दिया, बहुत लोगों ने चंदा दिया, ये केवल लोगों की निजी मदद से चलता है। जिन लोगों, जैसे मान लीजिए भाई अगर मैं भी कोई चंदा दूं, कोविड के समय में मैंने भी थोड़ा बहुत दिया था, तो यार यह क्या करते हैं कि आप जो है आप थोड़ा पैसा डोनेट करते हैं कि भाई इतना पैसा है, आप थोड़ा सा जो है, मान लो 5,000 रुपए मैं डोनेट करना चाहूं तो मैं पीएम केयर्स में 5,000 रुपए डोनेट कर सकता हूं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि भाई ये पैसा जो है, ये पीएम केयर्स का जो सारा फंड है वो इसी तरह से बना है, लोगों के चंदे से। जैसे आपने देखा होगा बड़े सारे फिल्म स्टार्स ने, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने, उद्योगपतियों ने करोड़ों रुपए जो है पीएम केयर्स फंड में डोनेट किए, जिसके माध्यम से कोविड के समय देखरेख का काम करने की बातें कही गई। इसके अलावा जो है, जैसे सरकारी कर्मचारियों से कहा गया कि आप एक दिन का वेतन अपना दान करें, तो ये वेतन भी दान करके जो है आपका सारा का सारा इसमें डाला गया, पीएम केयर्स में डाला गया। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसमें जो आप दान करते हो उस पर आपको इनकम टैक्स की छूट मिलती है। दान जो होता है वो आयकर मुक्त होता है अगर आप पीएम केयर्स में कुछ भी दान कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनियों के लिए भी ये क्या होता है, जो कंपनियों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खर्चा करना होता है, कंपनियों को जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का खर्चा करना होता है, सीएसआर खर्चा। हर कंपनी को अपने लाभ का 2% हर साल जो है किसी सामाजिक दायित्व के लिए खर्च करना होता है। तो ये सीएसआर खर्चे के अंतर्गत आता है। आप अगर दान कर रहे हैं तो मान लीजिए एक कंपनी कुछ अपना दान करती है पीएम केयर्स में, तो वो उसके सीएसआर खर्चे में माना जाता है। पीएम केयर्स में अगर आप इसके प्रबंधन को देखेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पे ऐसा प्रतीत होगा कि ये एक सरकारी संगठन है। यही एक बहुत बड़े विवाद का कारण भी बना, मैं आपको बताता हूं। अगर आप पीएम केयर्स का प्रबंधन देखेंगे, मैनेजमेंट अगर आप इस फंड का देखेंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। इस फंड के अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हैं। और यहां पर यह भी याद रखिए कि ये जो है, ये प्रबंधन जो है प्रधानमंत्री कार्यालय करता है, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी अध्यक्ष है, अगर कल को नरेंद्र मोदी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, वो इसका अध्यक्ष होगा, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा। इसके अलावा इसमें जो ट्रस्टी डाले गए हैं, इसमें ट्रस्टी के तौर पे भारत के रक्षा मंत्री, भारत के गृह मंत्री भी हैं, हां, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, ये जो लोग हैं ये इसके ट्रस्टी हैं पीएम केयर्स फंड के। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, 3 विशेषज्ञों को, प्रधानमंत्री क्या करेंगे, तो ये आपके अध्यक्ष हो गए, ये 3 ट्रस्टी हो गए, 3 विशेषज्ञ जिनको प्रधानमंत्री चुनेंगे। 3 विशेषज्ञ कौन होंगे, कौन चुनेगा? प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये 3 विशेषज्ञ कौन होंगे? ये 3 विशेषज्ञ भी जो होंगे ये मनोनीत ट्रस्टी होंगे। मतलब प्रधानमंत्री की पसंद के 3 लोग जो होंगे वो मनोनीत ट्रस्टी होंगे। ये 3 लोग कौन होंगे? आमतौर पे स्वास्थ्य विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून वगैरह के विशेषज्ञ होंगे। ठीक है, तो ये आपका इसकी संरचना हो गई। अब पीएम केयर्स को लेकर बेटा विवाद ये था, आप एक बार इस संरचना को देखिए। मतलब ये आपको 100% सरकारी बॉडी लग रही है कि नहीं लग रही है? जो भाई जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के रक्षा, गृह, वित्त, ये 3 बड़े मंत्री जो आपके बिग 4 माने जाते हैं, हमारी सरकारों में कौन माने जाते हैं? रक्षा, गृह, वित्त और विदेश मंत्री, ये 4 बिग 4 मंत्रालय माने जाते हैं। बिग 4 में से 3 मंत्री ट्रस्टी हैं और इसके अलावा 3 विशेषज्ञ, उनको भी प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो तर्क यह दिया गया कि पीएम केयर्स जो है वो एक सरकारी संस्था है, एक सरकारी संगठन है, और जो भी सरकारी संगठन होता है उसका ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट मतलब उसकी आय और व्यय की जांच होनी चाहिए कि भाई उसने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा खर्च किया, जो खर्च किया क्या वो ढंग से खर्च किया कि नहीं किया, सही जगह खर्च किया कि नहीं किया, कहीं उस पैसे को वेस्ट तो नहीं कर दिया गया। ये सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल संस्था हैं, आप एक सरकारी संस्था हैं, तो आपकी इन चीजों की जांच तो की जानी चाहिए। तो पीएम केयर्स अगर ये सरकारी है, सवाल ये है कि क्या पीएम केयर्स एक सरकारी संस्था है? अगर सरकारी संस्था है तो इसका कैग द्वारा ऑडिट जो है वो होना चाहिए।
अब ये सरकार को ही पता होगा कि सरकार ऐसा क्यों अड़ गई, लेकिन सरकार इस बात पर अड़ गई कि पीएम केयर्स एक सरकारी बॉडी नहीं है, ये एक प्राइवेट बॉडी है, ये एक ट्रस्ट है, और एक प्राइवेट बॉडी का कैग से ऑडिट हम नहीं कराएंगे। सरकार इस बात को लेकर अड़ गई कि भाई एक प्राइवेट बॉडी है, एक निजी संस्थान जैसा है ये, और निजी संस्थान का कैग ऑडिट नहीं हो सकता, ये उचित नहीं होगा। इस बात को लेकर सरकार एकदम अड़ गई, मतलब सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई, मुकदमे चल रहे हैं इस बात पर। जबकि अगर आप देखें तो पीएम केयर्स का अगर आप वेबसाइट भी देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं अभी पीएम केयर्स की अगर हम वेबसाइट पर भी जाकर देखेंगे तो आपको यहां नजर आ सकता है कि हाँ, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप पीएम केयर्स का वेबसाइट भी अगर आप देखेंगे तो आपको देखिए, अगर मैं पीएम केयर्स का वेबसाइट भी देख रहा हूं तो वेबसाइट क्या दिखाई दे रही है हमको वेबसाइट दिखाई दे रही है pmcares.gov.in। दिख रही है कि नहीं ये वेबसाइट जो है, मैं जूम इन कैसे करूं, ठीक है, pmcares.gov.in जो है ये इसकी वेबसाइट है। तो gov.in जो है वो तो एक सरकारी संगठन की वेबसाइट होती है। आप यहां पर देख सकते हैं pmcares.gov.in आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये एक सरकारी संगठन की वेबसाइट है, ठीक है। तो ये इसकी अगर आप वेबसाइट को भी जाकर देखें तो ये बात आपको लगभग स्पष्ट तौर पर नजर आती है। पहले भाई इसमें थोड़ा वेबसाइट उन्होंने बदली है, इसके पहले यहां पर भी आप देखिए इसका कॉपीराइट किसको दिया गया है, इस वेबसाइट को चलाने का कॉपीराइट किसके पास है। आप यहां पर अगर देखें तो इस वेबसाइट को चलाने का कॉपीराइट कहां लिखा हुआ है, 2025 का कॉपीराइट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय जो है इस वेबसाइट को चला रहा है। ये आपको यहां पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको मैं एक्चुअल वेबसाइट दिखा रहा हूं पीएम केयर्स की, कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है उसके पास इस वेबसाइट का कॉपीराइट है। तो यार अगर ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है, अगर ये एक सरकारी संस्थान नहीं है, तो gov.in वाला वेबसाइट कैसे है इसके पास? प्रधानमंत्री कार्यालय इसकी वेबसाइट को क्यों मैनेज कर रहा है? तो भाई ये बात एकदम स्पष्ट है, मतलब मेरे ख्याल से ये तो नो ब्रेनर है कि ये एक सरकारी बॉडी है। इसके अलावा आप देखिए, सरकार ने अपने कर्मचारियों का अगर एक एक दिन का वेतन काटा था कोविड के समय में, कि भाई एक एक दिन का वेतन जो है आप सबको डोनेट करना है, तो आप सरकारी कर्मचारियों से किसी प्राइवेट फंड में क्यों डोनेट करा रहे थे भाई? अगर ये प्राइवेट फंड है तो अब भाई सरकार ये करा सकती है कि अपने कर्मचारियों से सरकारी फंड में डोनेट करा सकती है। तो ये जो है ये एक मेरे ख्याल से सरकार का तर्क यहां पर गलत है। पीएम केयर्स जो है एक सरकारी संगठन माना जाना चाहिए, उसमें पारदर्शिता की आवश्यकता होनी चाहिए, उसका ऑडिट किया जाना चाहिए। कि ऑडिट मतलब ऑडिट होगा तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि भाई पीएम केयर्स में कितना डोनेशन आया, वो डोनेशन जो है किन किन जगहों पर किन किन चीजों पर खर्च किया गया, ये सारी चीजें हमको पता चलेंगी, जिससे हमको देश के सामने एक सही चीज जो है, एक सही प्रक्रिया जो है वो सामने आ पाएगी। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो चलिए छोटी छोटी चीजें करते हैं कुछ। अब बजट से जुड़ी हुई एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे। आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सर्वे। यह आप लोगों के लिए यूपीएससी के लिए जरूरी होता है। एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट आता है इकोनॉमिक सर्वे का, हर साल आप देखते होंगे, और मैं हर साल पढ़ाता हूं उसको, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए बजट जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना इकोनॉमिक सर्वे होता है। देखिए इसको ऐसे समझिए, बजट क्या है? बजट वित्त मंत्री का अगले साल के लिए सपना है। बजट अभी हुआ थोड़ा ना है। वित्त मंत्री बजट, अब जैसे मान लीजिए निर्मला सीतारमण जी ने जो 2025 में 1 फरवरी 2025 को जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट रखा, वो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के लिए है। तो बजट क्या है बेटा? बजट एक योजना है, बजट एक ख्वाब है, एक सपना है, एक दुआ है ना। वित्त मंत्री ये सपना देख रही है कि यार हम इस तरह से तरक्की करेंगे, हमारे यहां इतनी आय हो जाएगी, इतना खर्चा हो जाएगा, ऐसे ऐसे देश चलेगा। तो बजट जो है बेटा, बजट एक दुआ है, बजट एक सपना है। जबकि सपने यार कभी सच हो जाते हैं, कभी नहीं भी होते, कोई गारंटी तो है नहीं। सब सपनों की कोई गारंटी होती है क्या कि पक्का पक्का सच हो जाएंगे भाई सारे सपने? ये तो कोई आपको पता तो है नहीं यार, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, आपको कोई पक्का तो नहीं पता है ना। तो बजट जो है वो एक अरमान होता है, एक सपना होता है। वहीं दूसरी ओर तो इसलिए बजट जो है वो एक, मतलब आप देखेंगे बजट जितना जिस तरह का बजट प्रस्तुत किया जाता है उस तरह का वो आमतौर पर चीजें होती नहीं है।
है ना। बजट में अगर आप देखेंगे भी तो आपको आमतौर पे दिखाई देगा कि वस्तुएं जो हैं वो उस तरह की होती नहीं है। जो आंकड़े वास्तविकता में निकल के आते हैं वर्ष के खत्म होने पर, वो बजट जैसे नहीं होते। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? आर्थिक सर्वेक्षण आपका पिछला वित्तीय वर्ष जो रहा है उसमें अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का विस्तृत ब्यौरा होता है। यह क्या बताता है? जो वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है, पिछले वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का एक विस्तृत जो है ये ब्यौरा होता है। ठीक है। तो पिछले वर्ष में अर्थव्यवस्था ने कैसा परफॉर्म किया, क्या किया, उसका एक विस्तृत ब्यौरा जो होता है ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पे माना जाता है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा, याद रखिए, यह संवैधानिक नहीं है। यानी कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि सरकार जो है कोई आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करेगी या ऐसा कोई लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। बजट एक संवैधानिक चीज है, बजट तो आपको प्रस्तुत करना ही करना पड़ेगा, उसका विकल्प नहीं है आपके पास। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे आप लेकर आ रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं लेकर आ रहे हैं तो भी ठीक है। ये एक वॉलेंटरी एक्टिविटी है, ये एक ऐसी गतिविधि है जो सरकार स्वेच्छा से करती है। सरकार पर इसके लिए कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि ये आपको करना ही करना है। ऐसा कुछ भी सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता। इकोनॉमिक सर्वे जो है ये आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी इच्छा आमतौर पर यह होती है। ठीक है। और इसको तैयार कौन करता है? वित्त मंत्रालय में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होता है, भारत का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होता है, भारत का जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होता है, यह एक अर्थशास्त्री होता है। यह व्यक्ति आमतौर पर, इसको भारत सरकार अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाकर रखती है। और भारत का ये जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होता है ये इस डॉक्यूमेंट को बनाता है, ये इस दस्तावेज को बनाता है। और आमतौर पर जैसा आपको मैंने बताया, बजट के एक दिन पहले ये प्रस्तुत किया जाता है, बजट से एक दिन पहले ये लाया जाता है। आप सबके लिए भी ये डाउनलोड के लिए अवेलेबल होता है। एक दिन पहले आप इकोनॉमिक सर्वे की वेबसाइट पे जाएंगे तो हिंदी में, अंग्रेजी में ये पूरा का पूरा आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे मेरे को एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगता है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? वो दिखाता है कि यार सरकार का जो एक सोचने का तरीका है, सरकार बजट को किस तरीके से देख रही है, आपके देश के आर्थिक प्रबंधन को सरकार किस तरीके से देख रही है, उसको आप समझने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो वो समझने में इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत बड़ी सहायता आपकी करता है। ये बात क्लियर है। अगर मैं भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करूं तो यार इस पद में क्या खासियतें हैं? भारत का जो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये आदमी कौन होता है भाई? ये व्यक्ति जो होता है ये वित्त मंत्रालय जो होता है उसके आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन काम करता है। वित्त मंत्रालय में कई सारे विभाग होते हैं। आपका आर्थिक मंत्रालय आर्थिक मामलों का विभाग हो गया जो नीतियां बनाता है, एक आपका व्यय विभाग हो गया जो खर्च कैसे करना है उस पर काम करता है, एक आपका राजस्व विभाग हो गया जो टैक्सेशन वगैरह को देखता है कि भैया आय कैसे होगी सरकार की। तो ये क्या करता है? वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन काम करता है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का जो विभाग है, ठीक है ना, आर्थिक मामलों के विभाग में यह आदमी कार्यरत होता है, यह व्यक्ति काम करता है जो आपका आर्थिक मामलों का विभाग है। ठीक है, यह बात क्लियर है। और यह क्या करता है? आर्थिक मामलों पे सरकार को सलाह देता है, जैसे नाम भी है सलाहकार है। तो ये क्या करता है? आर्थिक मामलों पे सरकार को सलाह देता है। आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करना इसकी जिम्मेदारी होती है। करीब 3 साल का इसका कार्यकाल होता है। पुनर्नियुक्ति संभव है, आप दोबारा भी नियुक्त हो सकते हो। पुनर्नियुक्ति जो है वो संभव है। इस पद पर व्यक्ति दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है, दोबारा भी इसका अपॉइंटमेंट हो सकता है। यह पद जो है ये ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक है। याद रखिए, ये सलाहकार का पद है, ये ना तो संवैधानिक है, यानी कि संविधान इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता, और ना ही ये पद वैधानिक है, यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद जो है ये संसद ने भी कोई कानून पास करके नहीं बनाया है। तो सरकार स्वेच्छा से इस पद पर नियुक्ति करती है।
अपने अपने पसंद के किसी व्यक्ति की, जो आर्थिक सलाहकार उनको अच्छा लगता है, जो अर्थशास्त्री जो होता है, जिसके बारे में सरकार को लगता है कि यार इस आदमी के साथ हम अच्छे से काम कर सकते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को सरकार नियुक्त करती है। और बस इतना ही इसमें होता है और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, यही मुख्य आर्थिक सलाहकार का प्रमुख काम होता है। चलिए, तो आज के लिए यहां पर रुकते हैं और ये मैं आशा करता हूं अब थोड़ा वार्म अप आप लोग हो रहे होंगे। इकोनॉमिक्स जो विषय है एक सब्जेक्ट के तौर पे, धीरे धीरे इसमें हम सरकार के बजट पे जाएंगे। अगली क्लास जो होगी उसमें बड़ी मजेदार चीज मैं आपको कराऊंगा, वो आपका होता है सरकारी बजट में पूंजीगत और राजस्व का बंटवारा। ये एक ऐसी चीज है, मैं आपको दावे से बताता हूं, पूंजीगत और राजस्व का बंटवारा जो है, वो लोग जो इकोनॉमिक्स में बेटा ग्रेजुएशन मास्टर्स करके आए हैं वो भी इसको गलत बताते हैं। मतलब वो भी, अगर मैं उनसे 10 चीजें पूछ लूं तो 10 में से 8 चीजें वो भी गलत ही बताते हैं, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। तो पूंजीगत और राजस्व का जो बंटवारा है, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। अगली क्लास में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। अगली पूरी क्लास लगभग इसी पर डिवोट करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है उनके माध्यम से समझेंगे, क्योंकि ये बात अगर हमको समझ में आ गई तो हमको काफी फायदा होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं। एक जरूरी जानकारी, अगर आप यूपीएससी 2026-2027 की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अब आपको मिलता है मात्र 19,999 रुपए से। साथ ही 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल सकता है, बट दिस ऑफर एंड्स टुडे। 31 मई से 2026 के लिए जीएस बैचेस भी शुरू होने जा रहे हैं। आरंभ बैच जो बाइलिंगुअल बैच है, प्रारंभ बैच जो कंप्लीटली हिंदी माध्यम के लिए है, और फाउंडेशन बैच जो एक इंग्लिश बैच है, विच इज एन ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम फॉर 2026। याद रखिएगा, ये सारे ही बैचेस 31 मई से शुरू होने वाले हैं। अनअकैडमी मेंस प्रोग्राम के कुछ बेनिफिट्स आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ तो वो भी अवेलेबल है। GS 1, 2, 3, 4 ऐसे सारे ही पेपर्स यू कैन प्रिपेयर विद अनअकैडमी मेंस एनरिचमेंट में, यानी सब कुछ एक ही थाली में आपको मिल जाएगा फॉर 5,999 रुपीज ओनली। और अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पेपर की तैयारी करें, जैसे GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 या सिर्फ ऐसे, तो वो भी अवेलेबल है फॉर 1,999 रुपीज ओनली। पर याद रखिए, अगर आप प्लस या आइकॉनिक लर्नर है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता है, आपके सब्सक्रिप्शन में ही ये शामिल है। ऑप्शनल की तैयारी भी आप कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ मात्र 8,499 रुपए से। ये सारे बैचेस जो अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर 12 जून से शुरू होने जा रहे हैं।